तो दोस्तों ये है राय भगत की कोठी। गोंडवाना साम्राज्य राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, दुर्गावती की भूमि से हमारे जो अतिथि यहाँ आए हुए हैं रामनगर क्षेत्र में, बावन मेश्राम साहब, राम लखन सोनी जी, राणा जी, चौधरी विकास पटेल जी, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ। वास्तव में आज़ादी हैं, पर सरकारों के माध्यम से जिस प्रकार से दमनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, उससे लगता है कि आदिवासी मालिक न होकर केवल नौकर बन के रह जाएगा। आज विस्थापन के नाम पे, पानी के बांध बनाने के नाम पे, वन उद्यान को बढ़ाने के नाम पे आदिवासियों की जमीन को ले लिया जाता है और उन्हें मुआवजा देकर दूर ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां पर वास्तव में वो अपनी संस्कृति, अपनी जमीन पर जब आगे बढ़कर उस विकास की ओर हमारी नजर जाती है तो वो कुछ पूंजीपतियों के हाथ पे केंद्रित हो जाता है। जमीन भले आदिवासी की जाती है, घर मकान आदिवासी का जाता है, पर समग्र विकास उस पूंजीपति या उस सत्ताधारी दल के कुछ लोगों का होता है जो इन योजनाओं को लेकर आता है। आदिवासी के नाम पर मंडला जिला में रोजगार नहीं है, यहाँ कोई भी उद्योग धंधे नहीं है। यहाँ का आदिवासी युवक या आदिवासी भाई बहन अच्छी तरह जानता है कि उसे रोजगार के लिए बाहर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है, जहां उसे नाना प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं आज के अतिथियों से यह चाहूंगा कि इस विषय में वो समाधान कर ऐसी बातें उठाएं जिससे आदिवासी समाज की रक्षा की जा सके। मैं धन्यवाद करता हूं। जय मूल्यवासी। हके अति हिंदू आणि पिक्चर निकलेट मंदिरी ते नना निकून इंतोना के सामने वाचुकून आणि ओछुम ते अच्छा लागत अति ज्यादा हिंदू इगा सामने वाचुकून नना कई दिनों की गटको ननी अपील किए तो ना बहुत धन्यवाद। सामाजिक चिंतक गोंडवाना गणराज बरघाट सिवनी, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक बात रखी है और हमारे बीच में श्रीमती कलियाबाई काकोड़िया, भारत मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष महिला संघ, आप आए मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। और अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में माननीय सुशील टिटोरिया जी हैं, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन सागर से। आप समय को ध्यान में रखते हुए आपको 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करना है। माननीय एडवोकेट सुशील टिटोरिया जी। एडवोकेट साथियों, जय मूल्यवासी, जय जो 18 साल का हो गया है उसको जो है 16 लाख रुपया दिया जाएगा। जब मैंने आइडिया है, जो सूची बनाई गई है वो सूची भी गड़बड़ है और जो 16 लाख रुपया मिल रहा था उन परिवारों को, विस्थापित परिवारों को, वो पैसा उनको नहीं मिला। आप जाके पता करना, हमारे कुछ रिश्तेदार भी यहाँ होंगे उधर आसपास दमोह में, लोरा एरिया में, जिन आदिवासियों का विस्थापन किया गया उनको किसी को भी ऐसा नहीं कि 16 लाख रुपया मिला होगा आदमी को। किसी को 8 लाख, किसी को 7 लाख, उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ। और जो भाई वहां से विस्थापित हुए उनका आज तक कहीं पता नहीं कि वो गए कहाँ, शहर की तरफ गए कि जंगल की तरफ गए, क्या कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर 2015 में जो हुआ घोटाला, उसमें वनमंडल के अधिकारी भी शामिल थे, वहाँ के लोकल नेता भी शामिल थे। दूसरा, हमारे जो अनपढ़ आदमी थे जिनको पैसा मिला था, तो वो पूंजीपति लोगों के पास गए, उन्होंने कहा हमारा अकाउंट खुलवा दो, तो उन लोगों ने भी उनके साथ अन्याय किया, उनका पैसा खाया। मैंने उस पर आटके लगा करके बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ के जो आरएसएस के और जो भाजपा के नेता मंत्री थे उन्होंने मेरा विरोध किया। तो मैं कमजोर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है तुम्हारे आदिवासी पे। कौन सा अन्याय हो रहा है? वहाँ का जो जिला में आज जो अनेकों परियोजनाओं की बांध की निर्माण की जा रही है, जिससे लोगों को, कितने लोगों को विस्थापन
एक मरवारी बांध में 52 गांव के लोगों को विस्थापन करने का षड्यंत्र रचा गया है और बसनिया बांध में 105 गांव। अब हमारे लोग कहाँ जाएंगे? ये समाज को एक संगठित होकर के संगठित होना चाहिए, उस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि समाज जो है आज तक हमारे इस बात को षड्यंत्र सरकार की नहीं समझ पा रहा है और उन्हीं की गुलामी की और उन्हीं की जंजीरों में आज भी जीना चाह रहा है। तो हमारा ये कहना है बामन मेश्राम जी से कि राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोगों को सभी को एक शामिल किया जाए ताकि हम इसकी लड़ाई लड़ सके और सफलता प्राप्त कर सके। इतना कहने अपने बात को यही काम देता हूँ सभी को। हमारे बीच में माननीय देव सिंह राणा साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली। सर आप आए और जो विषय रखे गए उस पर अपना विचार रखें। माननीय देव सिंह राणा साहब। सम्मानीय मंच, आज गोंडवाना प्रांत के मंडला जिले के थोगान नामनगर, मुझे भी कंफ्यूजन था कि रामनगर है कि नामनगर है, तो नामनगर स्थान पे ये गोंडवाना प्रांत के प्रांतीय स्तर का सम्मेलन हो रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का संयुक्त ये प्रांतीय लेवल का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में की अध्यक्षता कर रहे हमारे मूल निवासी नायक बामन मेश्राम साहब, हमारे मुख्य अतिथि मान्यवर विकास पटेल चौधरी साहब, हमारे महिला विंग के महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष शकुन प्रधान मैडम और हमारे सम्मानित साथियों। समय कम है इसलिए मैं कुछ मौलिक बात कहना चाहता हूँ। मेरे समक्ष मेरे मूल निवासी साथियों, आपने मेरे पहले बहुत सारे वक्ताओं के विषय पे बात सुनी है, तो मैं उस बात को रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? बहुत कम समय में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। साथियों, वर्तमान की जो लड़ाई है वो हमारे बीच में बामन मेश्राम साहब पूरे देश में लड़ रहे हैं और जो आज कार्यक्रम हो रहा है ये मंडला और डिंडोरी के अभी लगभग 200 से 250 गांव विस्थापित करने जा रहे हैं। उस संबंध में राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा मुझे 16 अगस्त को भेजा गया था, आपके बीच में आया था मैं, और वो मीटिंग लेके मैं वापस गया और वो लिखित में हमने राष्ट्रीय नेतृत्व को बताया। उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे मूल निवासी नायक बामन मेश्राम साहब आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में आए हुए। दूसरी बात साथियों ये है, आप तो ये कहेंगे कि वो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राणा साहब है, हम लड़ लेंगे, वो हमको आजाद कर देंगे। ऐसा सपना नहीं होगा पूरा। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि हमारी ग्राम कमेटी बनना चाहिए और फिर विकासखंड स्तर की कमेटी बनना चाहिए, फिर तहसील कमेटी बनना चाहिए, बूथ लेवल की कमेटी बनना चाहिए। अगर हमारी कमेटियां तैयार होती है, जितनी जल्दी हम तैयारी करते हैं उतनी नजदीक हमारी आजादी है। और ये लड़ाई
केवल आदिवासी अकेला नहीं लड़ रहा है। इस लड़ाई में हमारे डीएनए के भाई, हमारे आदिवासी भाइयों को मैंने कहा है कि बहुत सारे हमारे साथी लोग बैठे हैं, तो डीएनए के भाई समझ में नहीं आया। हमारा एससी एसटी ओबीसी तीन हम एक खून है, हमारा खून एक ही है और हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ने वाले हैं और ये लड़ाई लड़के हम सफल होने वाले हैं। इस सफलता के लिए आपको केवल इतना करना है, क्या करना है, अपने गांव की कमेटी बनाओ, अपने गांव से तैयार हो जाओ और कोशिश ये करो कि इस कार्य करने के लिए अगर एक बेटा दो बेटे हैं तो एक बेटे को थोड़ा टाइम, इसको 2-4 घंटे इसी काम में लगा दो। अगर आपको आजादी चाहिए तो, अगर आपको मान सम्मान स्वाभिमान से जीना चाहते हो तो, अगर आपकी हमारी जमीन नहीं रही है तो हमारा अस्तित्व खत्म होने वाला है। और ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम आपको जानकारी देना, आपको जागृत करने के लिए लगाया गया है, आपको जानकारी देके जागृत करने के लिए लगाया गया है। और आपकी जागृति, वर्तमान भारत में संविधान लागू है, लोकतंत्र है, जानकारी हमारा हथियार है। जिसके पास जानकारी है वो व्यक्ति जागरूक व्यक्ति है और जागरूक व्यक्ति को दुनिया में कोई उसको ठग नहीं सकता है। और जो जागरूक व्यक्ति होता है वो जागरूक व्यक्ति, जानकार व्यक्ति, वो आदमी आपका काम कर सकता है। तो ये से हम जागरूक व्यक्तियों को, जागरूक साथियों को हमको निकालना है। तो ये जानकारी लेना है, हमें लड़ाई कैसे लड़ना। हमारे साथी लोग बहुत सारे बात कह रहे थे, ये संविधान में ये हमारा ये अधिकार है, संविधान ने बहुत सारा अधिकार दिया। आदिवासियों में बाबा साहब ने संविधान में एक और संविधान दिया, 5वीं और 6ठी अनुसूची, पर हमको पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। अब जानकारी नहीं तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे। इसलिए वो जानकारी, आपको मौलिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। और ये लड़ाई हम आपके साथ है, आप हमारे साथ है। हम जो आह्वान कर रहे हैं, हम जो काम दे रहे हैं आपको, वो काम आप करिए। ऊपर तक राष्ट्रीय लेवल से हम लड़ाई नीचे तक, गांव तक लड़ने के लिए तैयार है। बस आपका साथ सहयोग की जरूरत है। आप समय समय पे हमारे साथ सहयोग देते रहे। हम एससी एसटी ओबीसी मिलकर लड़ाई लड़ने वाले हैं। और आप लोगों को एक और आह्वान कर रहा हूं कि 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हमारे बिरसा मुंडा के 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन रखा गया है झाबुआ जिले में। तो आप लोगों से मैं अपील करता हूं, जो भी साथी नजदीक है वहां आ सकते हैं, राष्ट्र लेवल के आएंगे। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी हमारे मूल निवासी नायक वामन मेश्राम साहब करने वाले हैं। तो आप लोगों ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत। धन्यवाद मैडम। इसके बाद माननीय विकास चौधरी पटेल साहब, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष, नई दिल्ली, आप आए और हमारे साथियों को मार्गदर्शित करें। सम्मानीय विकास चौधरी पटेल साहब। धन्यवाद संचालक मैडम। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जननायक क्रांतिसूर बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आज गोंडवाना प्रांतीय सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है।
इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब और बहुत बड़ी संख्या में पूरे गोंडवाना प्रांत के कोने कोने से आए हुए साथियों कई विषय इसमें चर्चा के लिए लगाए गए हैं, जिसमें आदिवासियों का विस्थापन, उनको जल से, जंगल से, जमीन से उनको वंचित करने का षड्यंत्र केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में किया जा रहा है। दूसरा विषय, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही, जानवरों की गिनती हो रही, ईवीएम की वजह से हम लोगों के वोट लूटे जा रहे हैं। ऐसे कई विषय चर्चा के लिए लगाए गए। काफी देर से हम लोग इस चर्चा में शामिल हैं और आप लोग काफी देर से सुन रहे हैं, इसलिए बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, केवल कुछ बात इस मौके पर करना चाहता हूं। जब मैं पूरे देश भर में घूमता हूं तो पूरे देश भर में चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हो, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हो, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हो, क्रिश्चियन लोग हो, सिख लोग हो, बुद्धिस्ट लोग हो या मुसलमान लोग, सभी के साथ में बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। जैसे यहां पर आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन से वंचित करने के लिए उनका विस्थापन किया जा रहा है, वैसे पूरे देश में इसी प्रकार की परिस्थितियां निर्माण है। दूसरी तरफ यह भी हम देखते हैं कि किसी को मूंछ रखने की वजह से पीटा जा रहा है, किसी को घड़ा मटका छूने की वजह से हत्या की जा रही है, किसी को घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने की वजह से पिटाई की जा रही है, किसी को कथा भागवत कहने की वजह से भी उसके ऊपर मूत्र छिड़का जा रहा है, मुंडन करवाया जा रहा है और उसकी पिटाई की जा रही है। देखा हमने ये भी कि हमारे आपके समाज के व्यक्ति राष्ट्रपति हो गए, लेकिन जब वो मंदिर में गए तो उनको घुसने नहीं दिया गया। वर्तमान राष्ट्रपति जी का भी जो आदिवासी समुदाय से आती है, कई जगह अपमान किया गया, ऐसी खबरें हमारे आपके बीच में आई है। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, जब वो मंदिर में गए तो उनको भी रोका गया, ये भी खबरें हम लोगों के सामने आई। तो अब हमें ये समझने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है कि क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जब थे तो उस समय जो अंग्रेजों के द्वारा अन्याय और अत्याचार आदिवासियों के ऊपर किया जा रहा था, उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया और अंग्रेजों के खिलाफ पहला बिगुल फूंका और अंग्रेजों को यह देश छोड़कर जाना था। अंग्रेजों के जाने के बाद जो लोग देश पर कब्जा करके बैठे, उनके बाप दादा पुरखे पूर्वजों की हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी कि वो अंग्रेजों को इस देश से भगा देते, उनकी औकात नहीं थी। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने का काम किया, लेकिन आज जब अंग्रेजों के जाने के 75 साल से ज्यादा हो गए और आजादी का अमृतोत्सव भी मनाया गया, हमारे आप में से बहुत सारे लोगों को आजादी के अमृतोत्सव में शामिल किया गया हो। एक तरफ हमको हमारे जल, जंगल, जमीन से खदेड़ने की साजिश हो रही है, भगाने की साजिश हो रही है, वंचित करने की साजिश हो रही है, और दूसरी तरफ आजादी का 75 साल पूरा होने पर ताली भी हम ही से बजवाने का काम भी किया जा रहा है। तो हमें समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है इस देश में और क्यों हो रहा है इस देश में, ये बात हमको समझना जरूरी है। नहीं तो होता क्या है, चोट सर पे लगी है, पट्टी पैर पर बांध रहे हैं। अगर चोट सर पे लगी हो, इलाज पैर पे करोगे तो कभी भी सर ठीक नहीं होगा। जैसी चोट
वैसा इलाज करना पड़े। जब अंग्रेज थे तब हमारे पुरखे पूर्वजों को, बाप दादा को ये बात बताई गई थी, ये बात समझाई गई थी कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं। अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो हमारे लोग डंडे खाए, लाठी खाए, गोली खाए, शहीद हो गए, जेल गए, फांसी के फंदे पर झूल गए। कहा अंग्रेज बर्दाश्त नहीं और अंग्रेजों को भागना पड़ा। लेकिन अंग्रेज देश छोड़कर चले गए और अंग्रेजों के देश छोड़कर जाने के बावजूद भी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। और समस्याएं खत्म होने की बात तो छोड़ो, जो अधिकार भारतीय संविधान में हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिख कर दे दिया और ये लिख दिया कि इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची क्या कहती है कि आदिवासी अपने इलाके में स्वायत्त शासन चला सकते हैं, अपनी सरकार चला सकते हैं। आपको इतना बड़ा अधिकार भारतीय संविधान ने दिया, लेकिन आज क्या हो रहा है? तो ये क्यों हो रहा है? अब तो अंग्रेज नहीं, ये बात मेन बात समझने की बात है। अब तो अंग्रेज नहीं, कुछ लोग मुगलों के बारे में बात करते रहते हैं। इस देश में एक पार्टी है जो अंग्रेजों के बारे में बात करती है, कहती हमने अंग्रेजों को भगा दिया, 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 इसलिए हमें सब लोग वोट दे दो, हमने अंग्रेजों को भगाया। ये पार्टी ये बात करती है। और एक दूसरी पार्टी है जो अकबर की बात करती है, बाबर की बात करती है, औरंगजेब की बात करती है, हुमायूं की बात करती है। तो अब अकबर का शासन है, बाबर का शासन है, औरंगजेब और हुमायूं का शासन है, इनका भी नहीं और अंग्रेजों का भी नहीं है। ना अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं का शासन है और ना अंग्रेजों का शासन है, दोनों का नहीं है। तो फिर समस्याएं कैसे? तो जो तीसरा समस्या पैदा करने वाला है उसके बारे में हम लोगों को समझना पड़ेगा। तीसरा कौन है जो समस्या पैदा कर रहा है? अंग्रेजों का राज खत्म कर दिया हमारे पूर्वजों ने, मुगलों का राज खत्म कर दिया हमारे पूर्वजों ने। ये तीसरा कौन है जो आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन से वंचित करने का काम कर रहा है, साजिश कर रहा है? ये तीसरा कौन है? ये तीसरा कौन है जो आदिवासियों को नक्सली के नाम पर गोलियों से भूनने का काम कर रहा है? ये तीसरा कौन है? ये तीसरा कौन है जो ओबीसी की गिनती नहीं कर रहा? ये कौन है? ये तीसरा कौन है जो संविधान में SC, ST, OBC को आरक्षण दिया गया उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, उसको लागू नहीं कर रहा है? ये तीसरा। भारत में आदिवासी जंगलों में क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम तो आपने सुना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता तो विकसित सभ्यता थी, उसमें तो आदिवासी नहीं थे क्योंकि वहां तो सब लोग विकसित थे। तो फिर आदिवासी जंगलों में रहने के लिए क्यों मजबूर हुए? वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया? तो एक बहुत बड़ा संग्राम है। आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में उसको कहा जाता है कि आर्य और अनार्य का संघर्ष है। वो आर्य और अनार्य का संघर्ष नहीं है, वो जो यूरेशिया से लोग आए और जो भारत के मूल निवासी थे उनके बीच का संघर्ष है। भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, इन तमाम संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से एक बड़ा कार्यक्रम आज स्थान चौगान रामनगर के पास जिला मंडला में हो रहा है। साथियों, हम लोगों ने बहुत लंबा समय लगाकर जो आज इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या में
खास तौर पर आदिवासी लोग बड़ी संख्या में आज इस सम्मेलन में उपस्थित है। तो ये जागृति बढ़ने का, हमारे समाज में जागृति बढ़ने का संकेत है। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, जब मेरी उम्र 19 साल की थी तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। आज मेरी उम्र 67 साल की है, तो राउंड अबाउट 50 साल हो गए। 50 साल लंबा समय लगाकर सारे देश भर में लोगों को जगाकर संगठित करने का काम किया गया। इसकी बदौलत जो हमारा देश है वो 36 स्टेट का देश है। 36 स्टेट में 32 स्टेट में अभी हमारा संगठन फैला हुआ है। 625 जिलों में संगठन फैला हुआ है। केवल ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट है, अगर वो छोड़ दिए जाए तो सारे देश भर में विशाल संगठन का निर्माण हमने कर लिया है। बहुत बड़ा संगठन हमने निर्माण कर लिया है। जो हमने देशव्यापी संगठन शक्ति का बल पैदा किया और उसी संगठन शक्ति के बल की वजह से यहां आप लोगों को बुलाया और जितने लोगों को बैठने की कुर्सी लगाई उससे 2 गुना से ज्यादा लोग आ गए। और आदिवासी कहते हैं, कौन सा राज्य भी आदिवासी लोग कौन सा राज्य की बात करते हैं? भारत आजाद होने के पहले गोंडवाना आजाद हो जाएगा, कैसे होगा? कभी आदिवासी लोगों ने सोचा? भारत आजाद नहीं होगा मगर गोंडवाना हो जाएगा, कैसे होगा? जिन्होंने आदिवासियों से कई बड़े बड़े स्टेट, 36 स्टेट को गुलाम बना के रखा, वो आदिवासियों को आजाद कर देंगे? भारत को आजाद करने के पहले आदिवासी आजाद नहीं हो सकता। ये उसको पूछ लेना, खड़े हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। 68 दिन जेल में डाला, कोई अपराध नहीं था। बराबर जी। ये आदिवासी का कोई अपराध नहीं था, 68 दिन जेल में डाला। वो तो हमारा संगठन का कार्यकर्ता था, इसलिए मजबूत होकर बाहर आ गया। दूसरा आदमी होता तो जेल के अंदर ही समझौता कर लेता, अपने घर में आराम करता। ये दोबारा आ गया। आज तक आदिवासी लोगों को जॉइंट इलेक्टेड क्या है, ये पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं, बाकी लोगों को छोड़ो। जो बहुत सारे एमएलए एमपी चुनकर जाते हैं आदिवासियों के रिजर्व सीट पर, वो जॉइंट इलेक्टेड है। बाबा साहब आंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टेड मांगा था। सेपरेट इलेक्टेड क्या था? शेड्यूल कास्ट के ही वोट होंगे, शेड्यूल कास्ट के ही कैंडिडेट होंगे। शेड्यूल ट्राइब के ही वोट होंगे, शेड्यूल ट्राइब के ही कैंडिडेट होंगे। और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपने अपने चुनाव क्षेत्र में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होगा। जो सबसे ज्यादा लड़ाकू एससी एसटी का आदमी होता वो चुनकर जाते उस व्यवस्था में। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया, आमरण अनशन किया है। किसी आदिवासी को पता है? किसी पढ़े लिखे आदिवासी को पता है?
कि ये जो सेपरेट इलेक्टेड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को होता, 131 मेंबर पार्लियामेंट होते, और 131 मेंबर पार्लियामेंट होते तो नेहरू की सरकार को कभी बहुमत नहीं मिलता, इंदिरा की सरकार को कभी बहुमत नहीं मिलता, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सपोर्ट के बगैर कभी वो सरकार नहीं बना पाते, न नेहरू बना पाते, न इंदिरा, न राजीव गांधी बना पाते, न अटल बिहारी वाजपेयी बना पाते, कोई सरकार बहुमत की नहीं बना पाते, और बहुमत का आंकड़ा 131 SC ST का बन जाता, सेपरेट इलेक्टेड में बन जाता। तो इनके सपोर्ट के बगैर सेंटर में कोई सरकार ही नहीं बनती। तो इसका मतलब है 1952 में प्रथम जो केंद्र की सरकार आजादी के बाद बनी वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समर्थन से बनती, तो हमारा भी राज आ गया होता। 1952 में ही हमारा भी राज आ गया होता। तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर SC ST के लोग सेपरेट इलेक्टोरेट में चुनकर जाते तो उनका भी राज आता। तो OBC के लोगों को 92 में गिनती की जा रही और OBC के लोगों की गिनती की गई या गिनती करने की बातें चल रही है, और फिर भी एक OBC का प्रधानमंत्री मोदी होने के बावजूद भी गिनती नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी OBC का ही आदमी है, देश का प्रधानमंत्री है, गिनती करने का उसी के पास पावर है, मगर गिनती नहीं कर रहा है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी को RSS और भाजपा के ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया। तो ये नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। तो हमारे लोगों को नॉमिनेटेड और इलेक्टेड भी समझ में आता कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आता नॉमिनेटेड किसको बोलते हैं, इलेक्टेड किसको बोलते हैं? तो इसका मतलब है ये गवर्निंग जो सिस्टम है भारत का, यही हमारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। तो अनपढ़ लोगों को कहां से आएगा? उनको तो यही लगता है कि शेड्यूल कास्ट के चुनाव क्षेत्र में हमारा आदमी खड़ा है, शेड्यूल कास्ट वो कांग्रेस की तरफ से है कि बीजेपी की तरफ से है, वो तो उनको समझ में नहीं आता। और कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, वो हमारे में से किसी ऐसे आदमी को पिकअप करती है, चॉइस करती है, नॉमिनेट कर देती है, जिसको पार्लियामेंट में बोलना भी नहीं आता, जिसको पार्लियामेंट में बोलने के लिए अगर खड़ा किया जाए तो उसको बोलना भी नहीं आता, उसको टिकट दे देते। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि जवाहरलाल नेहरू के समय में एक ऐसी घटना है, तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने खानसामे को टिकट देकर चुनाव करवाया। नॉमिनेटेड कैंडिडेट समझा रहा हूं आप लोगों को, इसको क्या समझ में आता हमारे लोगों को? नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन, ये ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेट किए हुए आदमी को अगर वो MLA बनाते, MP बनाते, जिनको कुछ भी आता नहीं है, ऐसे लोगों को टिकट देकर 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1000 से ज्यादा MLA MP बनाते हैं नॉमिनेटेड, और OBC के सपोर्ट से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के सपोर्ट से उनको चुनकर लाते। जब वो चुनकर आता है तो पार्लियामेंट में OBC के जातीय दल गिनती का विरोध करता है। ये किसी को समझ ही नहीं आता। जो शेड्यूल कास्ट का आदमी रिजर्व सीट पर चुनकर जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब का आदमी रिजर्व सीट पर चुन के जा रहा है, उसको OBC के रिजर्व सीट OBC को होनी चाहिए। इसका विरोध करने का क्या कारण है? कोई कारण नहीं होना चाहिए। जब उसको रिजर्वेशन मिल रहा है तो दूसरे के रिजर्वेशन का विरोध करने की क्या वजह है? कोई वजह नहीं है, फिर भी विरोध करता है। क्यों करता है? कांग्रेस उसको कहती है विरोध करना है, बीजेपी उसको कहती है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को विरोध करना है। ये उसका ओपिनियन थोड़ी है,
अब वो पार्लियामेंट में विरोध क्यों करता है? क्योंकि अगले चुनाव में उसको कांग्रेस से और बीजेपी से टिकट चाहिए। अगर मान लो कांग्रेस ने उसको टिकट नहीं दिया तो चुनाव के पहले ही चुनाव हार जाता है। चुनाव 2 बार होता है, एक बार पार्टी टिकट दे दे और दूसरी बार जनता उसको वोट दे दे। अगर पार्टी ने ही टिकट नहीं दिया तो फिर तो वही सब उसका समाप्त हो गया मामला। अगर टिकट दिया तो वोट्स का मामला खड़ा होगा। इसलिए साथियों, ये जो गवर्निंग सिस्टम है देश का बनाया गया, संख्या हमारी है, मगर इलेक्शन का जो सिस्टम डेवलप किया गया है उसमें बहुसंख्यक समाज के लोग चुनकर ना जाए, इसकी भी व्यवस्था कर दीजिए। इसलिए इस देश के संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी समान है, ये घोषित करने के बाद भी राज ब्राह्मणों का होने की वजह से इक्वलिटी बिफोर लॉ संविधान का भारत में लागू नहीं है। और इस वजह से हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो नहीं रहा है। तो हमको क्या करना होगा? हमारी पार्टी होनी चाहिए और हमें संकल्प करना चाहिए। क्या संकल्प करना चाहिए? कि हम लोग अपनी पार्टी खड़ा करेंगे, अपना संगठन खड़ा करेंगे, अपना उद्देश्य रखेंगे, अपनी विचारधारा रखेंगे। मंच के पास बैठे हैं। आपको कभी वोट डालने के लिए जबरदस्ती किया जाता है क्या? मुझे तो मालूम नहीं है कि हमारे किसी आदमी को जबरदस्ती वोट करने के लिए कहा नहीं जाता है। तो जब हमारी संख्या ज्यादा है तो हमें अपने अगले साल में पैसा आता है। पढ़े लिखे लोगों में से भी टैक्स में करने वाले लोगों को देशों में लागू हुआ। हमारे लोगों को तो दोस्तों आप सभी को सेवा जोहार। मेरा नाम राकेश मरावी है। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं कटनी जिला से बिलोंग करता हूँ, टीमड़खेरा ब्लॉक है। और दोस्तों आज हम गए थे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मंडला से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर। और हम लोग जो हैं दोस्तों, आज आपने अभी तक वीडियो में देखा होगा कि आज गोंडवाना सम्मेलन था और काफ़ी विशाल सम्मेलन था यार। बहुत दूर दूर के लोग आए थे, अन्य राज्यों भी से आए थे, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एवं जैसे अगल बगल के ज़िला हो गए, जबलपुर हो गए, डिंडौरी हो गए, और मंडला हो गए, कटनी हो गए, उमरिया हो गए, और बहुत दूर दूर से लोग बाग जो थे आज रामनगर चौगान में मैदान में, हेलीपैड के मैदान में थे। और काफ़ी विशाल गोंडवाना सम्मेलन था। मज़ा आ गया यार। अभी जस्ट मैं घर पहुंचा हूं और क्या है ना कि मेरे जो कैमरे की बैटरी थी, तो जिसकी वजह से मैं फर्स्ट में वीडियो में बोल नहीं पाया। तो अभी जो है लास्ट में वीडियो के एंड में बोल रहा हूं दोस्तों। तो आज जो था वहाँ पे मरावी वंश का किला है रामनगर में, और जैसे मोती महल है और कड़िया पहाड़ है और माई की मढ़िया है। रामनगर चौगान में कार्यक्रम था और गोंडवाना के बहुत बड़े नेता जो कि बामन मिश्राम जी का आज आगमन हुआ था। और बामन मिश्राम जी के सम्मेलन में अध्यक्षता में सम्मेलन हो रहा था और काफ़ी भीड़ थी यार। आपने देखा होगा, काफ़ी सपोर्ट भी किया होगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँच सकेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सेवा जोहार।